नमस्कार, जोहार दोस्तों आप सभी का। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। मेरा नाम है प्रेम पंकज। दोस्तों आप सभी के लिए मैं जेपीएससी पीटी 2026 में जो आने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो है एसपीटी वो उसका पहला क्लास मैंने डाला था, जिसमें हमने अध्याय 3 तक देखा था और जो बहुत इम्पोर्टेंट था, सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है? उसमें अध्याय 1 में हमने प्राथमिकी को देखा था, जहाँ धारा 1 से लेके 4 तक थे। उसमें चौथा धारा जो है जिसमें परिभाषाएँ दी गई हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। फिर अध्याय 2 में हमने ग्राम प्रमुख और मूल रैयतों के अधिकारों को देखा, जो कि 5 से लेके 11 तक के धाराओं में इनके प्रावधान किए गए थे, जहाँ पर हमने देखा था खास ग्राम क्या होता है, ग्राम प्रमुख की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, मूल रैयत क्या होता है, ये सभी बातें। उसके बाद अध्याय 3 जो है सबसे ज़्यादा विस्तृत था, जिसमें रैयत के बारे में था, रैयत का अधिकार क्या होगा, रैयत किस प्रकार से अपनी ज़मीन ले सकता है, उसमें लगान वो किसको देगा, ठीक है? ये सभी बातें 12 से लेके 24 तक था, वो ज़मीन का उपयोग किस तरीके से करेगा। उसमें महत्वपूर्ण जो धाराएँ थी 14, 15, 16, 17, 18 और 22, है ना? ये सब आप याद रखिएगा, राइट? अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और सारे अध्यायों को यहाँ पर देख लेंगे, अध्याय 4 से लेके अध्याय 9 तक। और आज ये सभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इन सभी में कम-कम चीज़ें लिखी गई है। उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। आज का अध्याय होगा 4। अध्याय 4 में हम देखेंगे बंजर भूमि से संबंधित जो भी बातें लिखी गई है उनको, ठीक है? ओके, राइट। आगे यहाँ पर देखिए, ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूँ। बंजर भूमि अध्याय 4 में है, बंजर भूमियों तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती, ये अध्याय 4 का पार्ट है। ये अध्याय में हम लोग धारा 27 से लेके पढ़ेंगे 42 तक, ठीक है? उसमें सारे धाराओं को नहीं पढ़ना है, कुछ-कुछ धाराओं को पढ़ना है। सबसे पहले धारा 27 ही देखिए आप, धारा 27, जिसमें बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए पट्टे किया जाना चाहिए, ये लिखा हुआ है। यानी कि बंजर भूमि जब भी बंदोबस्त के लिए जाएगा, उसमें पट्टा जारी किया जाएगा, पट्टा रहेगा उसमें, यानी कि लिखित पत्र रहेगा। तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती निहित प्रपत्र में पट्टे द्वारा की जाती है, की जाएगी। और इसका 4 प्रतियाँ आपसे पूछा जाएगा कितनी प्रतियाँ, तो याद रखिएगा 4 प्रतियाँ तैयार की जाती है। किस-किस के लिए? एक होगा उपायुक्त के लिए, दूसरा होगा रैयत के लिए, तीसरा होगा भूस्वामी के लिए और चौथा होगा आपका ग्राम प्रधान के लिए, ठीक है? इन सभी को एक-एक प्रतियाँ उस बंदोबस्ती बंजर भूमि का मिलेगा, पट्टा मिलेगा, राइट? ये हो गया धारा 27, याद हो गया। अध्याय 4 बंजर भूमियों तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती किया जाता है, धारा 27 के अकॉर्डिंग। इसमें लिखा हुआ है कि बंदोबस्त जब भी किया जाएगा बंजर भूमि का, तो पट्टे के ज़रिए किया जाएगा और पट्टे के 4 प्रतियाँ होंगी। एक उपायुक्त के पास जाएगा, दूसरा रैयत के पास, तीसरा भूस्वामी के पास और चौथा ग्राम प्रधान के पास जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट धारा हम लोग 28 यहाँ पर थोड़ा-सा ये बातें करेंगे इसमें कि ये जो बंजर भूमि का बंदोबस्ती किया जाता है, उसका सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, खतियान में दर्ज सिद्धांतों के अतिरिक्त निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। क्या-क्या है? प्रत्येक रैयत की आवश्यकताओं अथवा तथा उसकी आबाद लायक बनाने और आबाद करने की क्षमता के अनुसार भूमि का उचित वितरण किया जाता है। बंजर भूमि तो बहुत सारा होता है, बहुत बड़ा है। अब उसका वितरण करना है गाँव में एक-एक करके, तो किसी को छोटा पार्ट, किसी को बड़ा पार्ट, ये इस तरीके से देंगे। तो वो उसका क्या आधार होगा, है ना? किसको छोटा, किसको बड़ा देना है, ये किसके अकॉर्डिंग होगा? तो पहला कंडीशन ये हो गया कि रैयत का जो क्षमता है, उसके बेस पे हम लोग देंगे। दूसरा, ग्राम, जनता, समाज या राज्य के प्रति की गई सेवाओं के हेतु दावा। अगर किसी ने ये दावा किया कि हमने गाँव के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया है ना? उसका वो दावा कर रहा है, तो फिर हम लोग उसके लिए भी ज़मीन कुछ देंगे। फिर रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि का सानिध्य या साम्य, ठीक है? रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि का सानिध्य या साम्य। अगर
रेत है और उसका जमाबंदी भूमि है, उसमें अगर बंजर भूमि से सटा हुआ है वो, तो उसके बेस पे भी हम लोग देंगे ताकि उसको आसान हो जाए खेती-बाड़ी करना। मान लीजिए कोई जमाबंदी भूमि है और उसी के साथ जो है कुछ बंजर भूमि सटा हुआ है, तो ये इस रैयत को जो है, इस रैयत को ये वाला बंजर भूमि जो है हम लोग दे देंगे। इस तरीके से मतलब जो जितना सुविधाप्रद हम लोग बना सकते हैं, उस तरीके से देना है। फिर है उन भूमिहीन श्रमजीवियों हेतु व्यवस्था जो गांव के वास्तविक स्थायी निवासी हैं तथा जिनके संबंध में दर्ज है कि गांव में रहने का घर है। तो बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि उन स्थायी लोगों को दिया जाए जो उस गांव में रहते हैं और गांव का स्थायी निवासी है। तो उन लोगों को अगर बंजर भूमि को आबाद करने के लिए दिया जाता है तो क्या होगा, दोनों के लिए अच्छा होगा। गांव के जो मूल निवासी है उनको फ़ायदा होगा और जो बंजर भूमि है वो आबाद होने की स्थिति में भी आएगा, ठीक है? जो उस गाँव का नहीं है तो हो सकता है वो आए ही नहीं, बोलेगा बंजर भूमि है, कौन उसमें अपना मेहनत करे, राइट? तो धारा 27 और धारा 28 समझ में आ गया आपको? क्लियर है? इन कंडीशनों पर ध्यान रखना होता है। अब है बंजर भूमि का बंदोबस्ती करेगा कौन, ठीक है? तो सीधा-सीधा बात है, बंजर भूमि जो है, खाली भूमि, वो तो एक लिस्ट बना हुआ रहता है सरकार के पास, ठीक है? तो यहाँ हम लोग जो है चाहे मूल रेत या प्रधान या ग्राम प्रमुख कोई भी करे, लेकिन हमें उपायुक्त का लिखित पूर्व स्वीकृति चाहिए होगा, ठीक है? उपायुक्त का पूर्व लिखित स्वीकृति चाहिए होगा। इसका धारा याद करना ज़रूरी नहीं है, ये याद रखिएगा, बंदोबस्ती करना है बंजर भूमि का भी तो उपायुक्त की स्वीकृति चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब पॉइंट खाली याद रखिएगा कि अगर बंदोबस्ती का उद्देश्य है कि उसको बंदोबस्त भूमि बनाएंगे, बंदोबस्त भूमि मतलब सीधा-सीधा बात हो गया, वो भूमि देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वो उसका कुछ अवधि के लिए बंदोबस्त किया गया है, उसे लगान भी चुकता कर रहा है ज़मींदार, ठीक है? तो उसके उद्देश्य से खाली जोत, जो खाली जोत पड़ा हुआ है, उसका उप विभाजन नहीं किया जाता है, ठीक है? अच्छा, धारा 32 देखिए और 33 देखिए। ये धारा 33 को याद रखिएगा आप, धारा 33 को, ठीक है? इसमें देखिए 32 में क्या लिखा हुआ है, बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति हम लोग दायर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ग्राम प्रमुख या फिर मूल रैयत या फिर जमींदार बंजर भूमि या खाली जोत को बंदोबस्त करने या बंदोबस्त अस्वीकार करने की क्रिया से क्षुब्ध हुआ हो, तो जिस तिथि को बंदोबस्ती अस्वीकृत की गई है उसके 1 वर्ष के भीतर, ये कंडीशन है, 1 वर्ष के भीतर उपायुक्त के पास आवेदन दे सकते हैं, ठीक है? 1 वर्ष के भीतर उपायुक्त को आवेदन दे सकते हैं हम लोग, राइट? समझ में आया? कोई भी इसको बंदोबस्त कर रहा है और उसमें मान लो कि तीनों जो मुख्य तो यही 3 बंदा है, इन तीनों में सहमति नहीं हुई, उससे कोई एक क्षुब्ध हो गया तो वो उपायुक्त के पास जाएगा और उसके विरोध में एक अपील करेगा। लेकिन ये चीज़ें कब होना चाहिए? 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए। ये नहीं कि पीरियड पार कर गया, 1 वर्ष के भीतर। फिर 33 में भी क्या लिखा हुआ है देखिए, बंजर भूमि की बंदोबस्ती की रद्दी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद ना किया जाए तो कर दी जाएगी। और ये कौन करेगा? उपायुक्त कर दिया जाएगा, उपायुक्त कर देगा। क्लियर है? और इसका आवेदन वही तीनों में से कोई एक देगा, रैयत देगा, ग्राम प्रमुख देगा या फिर जमींदार देगा। किसको देगा? उपायुक्त को देगा। क्लियर है? ये कंडीशन याद रखिएगा। कंडीशन क्या है? 5 वर्ष। आपको हमने बंजर भूमि दे दिया, लेकिन आप क्या है 5 वर्ष के भीतर उसको आबाद नहीं किए, तो फिर से आपको जो है वो हम ले लेंगे, ठीक है? वो भूमि हम ले लेंगे और फिर आपको उसके लिए पुनः बंदोबस्ती करने का अधिकार देना पड़ेगा, ठीक है? मतलब फिर से उसका बंदोबस्ती किया जाएगा। नेक्स्ट है 34 वाला, देखिए इसका भी कंडीशन याद करना है। जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग करना। उपायुक्त अब क्या करेगा, मान लो कि यहाँ पर जाहिर थान, शमशान और कब्रिस्तान कहीं पर है,
लेकिन उसमें कुछ ऐसी भूमि है जो अनुपयुक्त है, जो उपयोग में नहीं की जा रही है। तो ऐसे भूमियों को वो क्या करेगा, अपने पास बंजर भूमि के रूप में रख लेगा। ये कह रहा है, ठीक है? समझ आया? मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ याद रखिएगा। तो जायज़-खान शमशान तथा कब्रिस्तान के लिए अलग से भूमि वो बंजर भूमि को अपने पास रख लेगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक कहीं-कहीं क्या होता है कि मवेशी चराने का अधिकार वाला ये कर लेता है, पूछ लेता है। तो इसमें 2 कंडीशन होते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। पहला कंडीशन ये है कि मवेशी चराने के लिए ज़मीनें जो है रेखांकित की गई है पहले से ही, ठीक है? तो ये वो उन क्षेत्रों को चारागाह कहते हैं जो उपायुक्त द्वारा चिन्हित किया जाता है। दूसरा, संथाल परगना रेगुलेशन 1855 के अकॉर्डिंग लिखा गया है और अलग की गई भूमि है। दूसरा, वन वृद्धि के लिए रख छोड़ी गई भूमि में अपने मवेशी चराने का अधिकार है। और कुछ ऐसे वन है जहाँ पर हमें मवेशियाँ चराने का अधिकार दिया गया है, वो चीज़ें। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि मवेशी हर जगह नहीं चरा सकते। जो चारागाह के लिए भूमि बनाई गई है, उसी में हम लोग मवेशी चरा सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में धारा 38 कहता है कि चारागाह आबाद नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो चारागाह जो है, गोचर भूमि जो है, उसको हम लोग जो अभिलिखित किए गए हैं या फिर चिन्हित किए गए हैं, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस भूमि को हम लोग आबाद नहीं कर सकते हैं, उसमें खेती-बाड़ी ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नहीं कर सकते, बस ये कंडीशन याद रखना है। नेक्स्ट चलें? इसमें और हम लोग लास्ट एक देखेंगे धारा 41। धारा 41 में क्या दिया हुआ है? किसी पहाड़ी गांव में खाली होल्डिंग तथा बंजर भूमि का गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। मतलब कोई पहाड़िया जनजाति है, उस पहाड़िया जनजाति का कोई भी खाली होल्डिंग है या फिर बंजर भूमि है, वो किसी गैर पहाड़िया को नहीं देगा। यही कंडीशन है, किसी गैर पहाड़िया को नहीं देगा। तो अब ये पहाड़िया गाँव क्या है? पहाड़िया गाँव उस गाँव को कहते हैं जिसको आयुक्त के द्वारा, ठीक है? आयुक्त के द्वारा, हमारा कमिश्नर के द्वारा वो उस रूप में घोषित किया गया हो, ओके? उस रूप में घोषित किया गया हो। तो बेसिकली ये तो संथाल परगना का है पहाड़िया वाला, तो इसलिए एसपीटी एक्ट में ये लिखा गया है। क्लियर है? अच्छा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कौन बेदखल कर सकता है, ठीक है? कौन लगान में कमी कर सकता है, ठीक है? तो इसमें अगर ऑप्शन आपको उपायुक्त मिलेगा तो मैक्सिमम आंसर में आप उपायुक्त ही मारेंगे, ओके? नेक्स्ट चलते हैं। अध्याय 5 में लगान के बारे में दिया गया है। लगान किस रूप में वसूल करते हैं, लगान के लिए किस तरीके से आप देय कर सकते हैं, इन सभी का कंडीशंस है। इसमें हम लोग लगान के बारे में अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे धारा 43 से लेकर 52 तक, ठीक है? धारा 43 से लेकर 52 तक अध्याय 5 में लगान के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, कभी-कभी एसपीटी वाले वाले अध्याय पूछे जाते हैं, उसमें क्या लिखा गया है, तो यही पूछ लिया जाएगा, याद रखना चाहिए आपको। धारा 43 सीधा-सीधा कहता है दोस्तों कि हम लोग जब भी लगान लेंगे तो किसी वस्तु के रूप में नहीं वसूल कर सकते, ठीक है? यही याद रखिएगा, कोई भी लगान हम लोग वस्तु के रूप में वसूल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, धारा 44 का मैं आपको सार बता देता हूँ। इसमें ये बात कही गई है कि मान लीजिए कोई भी ज़मीन है, कुछ भी, या फिर जो कि ज़मींदार का है, मूल रैयत का है, उसका अपना हित में था, उसको हस्तांतरित किया गया है अभी, ठीक है? जब हस्तांतरित किया गया है, तो ऐसे भूस्वामियों या फिर मूल रैयत को सद्भाव में दिए गए लगान देय नहीं होगा, ठीक है? जब तक कि स्थानांतरित लगान देने के पहले हस्तांतरण की नोटिस रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत को ना दे दे। कहने का मतलब है किसी भूमि के लिए आपने अगर लगान में चेंजेस लाए हैं, तो उन चेंजेस को, उन उन बातों को आपको लिखित रूप में उन सभी लोगों को देना होगा जो लगान देंगे, ओके? तभी वो जो है मतलब एक नोटिस देना पड़ेगा उसको पूर्व में, तभी वो
लगान, मान लीजिए किसी का लगान कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, तो उस संबंध में तभी वो जमा करेगा ना, मेरे पास पुख्ता कोई प्रमाण होना चाहिए। अब धारा 45 क्या कहता है कि डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान आप दे सकते हैं। डाक मनी ऑर्डर के द्वारा आप लगान दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी दे रहा हो। ठीक है, तो ये सब छोटा-छोटा बातें हैं, याद रखिएगा। लगान के बारे में अध्याय 5 में लिखी गई है, और 43, 44 और 45 में लगान किस तरीके से चुकता किया जाएगा, ये बातें लिखी गई हैं। और उसके बाद एक बात धारा 47 हम लोग देखेंगे, तो इसमें कहता है कि लगान और उसके ब्याज के लिए आपको रसीद दी जाएगी। तो चाहे रसीद जो भी दे, प्रत्येक रैयत लगान एवं उसका ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी या फिर जमींदार जो भी है या फिर उसके अभिकर्ता से भुगतान करते समय निःशुल्क रसीद पाने का अधिकार होगा। मान लो कि भाई बाद में कभी क्लेम कर दिया कि तुमने नहीं दिया अभी तक लगान, तो कैसे होगा? तो हमें तो रसीद तो चाहिए ना कि हमने जो जमा किया है वो हमारे पास होना चाहिए। तो निःशुल्क देगा, इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कैसे देगा, तो निःशुल्क देगा, पैसा नहीं लेगा उसका। अच्छा, जितने सारे लेख होते हैं, रसीद होते हैं, ये सभी कौन तैयार करते हैं? ये हमारे राज्य सरकार तैयार करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार तैयार करते हैं। अब आते हैं कि लगान में जो कमी की जाती है उसके लिए विशिष्ट कारण क्या-क्या हो सकते हैं, विशिष्ट कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो देखिए, ये उपायुक्त के पास बेसिकली जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर लगान का कमी किन कारणों से कर सकते हैं? किसी जोत या हल्के या उसके किसी भाग की मिट्टी में अगर बालू पड़ जाता है, कहने का मतलब है वो भूमि अनुपयुक्त होना शुरू हो जाता है किसी भी कारण से, और उससे क्या होता है उपज जो है स्थायी रूप से कमी हो जाती है। तो इन कारणों में हम लोग लगान में कमी कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? ये उपायुक्त करता है, वो लिखित आदेश देता है। फिर ऐसी जोत का जमींदार नोटिस देने पर भी 6 माह के अंदर सिंचाई का व्यवस्था अगर नहीं करता है, मान लो कोई जिस जमींदार उसमें लगान का वसूल करता है, लगान वसूल करता है, वो उसको नोटिस दिया हुआ है कि आप मुझे सिंचाई का व्यवस्था कर दें, और उसने 6 माह के अंदर तक नहीं किया है, मेरे ख्याल में ये वहाँ के लिए लागू होगा जहाँ सिंचाई की व्यवस्था किया जाना संभव है। ठीक है, तो सिंचाई की व्यवस्था तो कुछ भी हो सकता है ना, कुआं, तालाब, नहर, कुछ भी बना सकते हैं। तो 6 माह के अंदर अगर आप नहीं किया है तब भी हम लगान में कमी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि वर्तमान लगान के चालू रहने की अवधि के भीतर प्रमुख खाद्यान्नों और औसत स्थानीय मूल्य यदि किन्हीं अस्थायी कारणों से गिर गए हो, मतलब दाम ही घट गया है। अब मान लो कि हम धान उगा रहे हैं, धान का दाम पहले सपोज़ ₹200 बोरा बेच रहे थे, अब क्या हो गया उसका दाम घट के ₹180 हो गया। तो आमदनी तो घट गया ना भाई, तो आमदनी जब घट गया तो उतना ही लगान तो नहीं दे सकता है वो, तो इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, वर्तमान स्थितियों को देखकर हम लगान में कमी कर सकते हैं। तो ये थे विशिष्ट कारण लगान में कमी उपायुक्त करेगा, किन कारणों से करेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग ये दंड वाला बहुत पूछता है, थोड़ा दंड वाला देख लीजिए, जहाँ-जहाँ दंड है वहाँ-वहाँ उसको थोड़ा-सा देखना होगा। अब कहता है कि अगर ज़मींदार जो है, यहाँ पर देखिए, यदि कोई ज़मींदार या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ वसूल करता है, यानी कि रैयत से ज़मींदार जो है लगान के अगेंस्ट में है, मतलब लगान के अगेंस्ट में वो वसूल करता है, लेकिन कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी उसको डरा-धमका के कुछ अधिक चीज़ें ले लिया है, अधिक रुपया ले लिया है, या फिर जो भी अनाज है वो ले लिया है, तो उसके लिए उसको अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको 6 माह का साधारण कैद हो सकता है, या फिर ₹500 उसमें अर्थदंड लगा सकता है, और या फिर हो सकता है कि दोनों ही प्रकार के एक साथ प्रभावी कर दिया जाए। 6 माह साधारण कैद और ₹500। इसलिए कोई भी ज़मींदार जो है किसी रैयत से लगान के अतिरिक्त कुछ भी वसूल नहीं कर सकता है। 6 माह का साधारण कैद होगा या फिर ₹500 अर्थदंड देना होगा। ये चूँकि उस टाइम का बात है, 1949 का बात है, उस टाइम ये कानून बना था, तो इसमें ये प्रावधान किए गए थे। अभी ये ₹500 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इन सभी में संशोधन किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अध्याय 6। अब आते हैं, तो अध्याय 6 में जो है कतिपय प्रयोजनों के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कहा गया है।
मतलब कोई जमींदार है वो किन कारणों में अपना भूमि को जो है अधिग्रहण कर सकता है, ये यहाँ पर लिखा गया है। और इसके लिए अध्याय 6 है और एक ही धारा है, धारा 53, धारा 53। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखता है कि जमींदार हो सकता है भूमि का अधिग्रहण करे, उसके क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं यहाँ लिखा गया है। ठीक है, वो कह रहा है कि पहला चीज, अगर जोत जो है जमींदार के हित में हो, अथवा किसी धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन से हो, अथवा सिंचाई, कृषि व औद्योगिक उन्नति के लिए हो, अथवा सरकार की कोई राष्ट्र नीति प्रभावित करने के लिए हो। ठीक है, फिर और एक कंडीशन दिया है, उस ग्राम के किसी जोत या उसके किसी भाग जिस पर ग्रामवासियों का समान अधिकार हो का अधिग्रहण करना चाहे तो उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। ओवरऑल बॉस यहाँ पर उपायुक्त है। ठीक है, तो यहाँ सारे प्रयोजन लिखे गए हैं कि जमींदार का हित है उसमें, या फिर धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन है, कुछ सिंचाई, कृषि या औद्योगिक विकास करना चाहता है, या सरकार के कोई राष्ट्र नीति को वहाँ प्रभावित करना चाहता है, तो फिर हम उपायुक्त के पास उस भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। क्लियर है? अब ये जब उपायुक्त के पास आवेदन चला गया तो वो क्या क्या निर्णय ले सकता है। पहला है कि उपायुक्त उचित जांच के पश्चात ऐसे आवेदन पर अपनी अनुमति दे सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है, ये उसके हाथ में है। नेक्स्ट है, उपायुक्त अनुमति देने से पूर्व रेतों तथा जोत में हित रखने वाले अन्य व्यक्तियों को समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति लेख देने हेतु नोटिस भी जारी कर सकता है। ठीक है, अब जिसका भूमि है या फिर जो यूज़ कर रहा है उसे हम अधिग्रहण कर रहे हैं तो उसका भी तो ख्याल रखना होगा, तो उन सभी के लिए उन सभी को उपायुक्त बुला के उससे आपत्ति लेख भी नोटिस जारी करवा सकता है, ऐसा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसी में उचित जांच के बाद उपायुक्त जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को यह आदेश दे सकता है कि रैयत का हित रखने वाले अन्य व्यक्ति को उपायुक्त द्वारा निर्धारित उचित क्षतिपूर्ति देकर वो कब्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई, जमीन का जो भी दाम होगा वो अब दे दो। यदि रैयत हित रखने वाला व्यक्ति क्षतिपूर्ति लेना अस्वीकार कर दे, मान लो कि जो रैयत है वो नहीं चाहता है भूमि को बेचना, ठीक है, तो उपायुक्त ऐसे जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को के पास उक्त रकम जमा कराने पर उस भूमि का कब्जा दे सकता है। मान लो कि ऐसा हुआ कि डायरेक्टली रैयत पैसा नहीं लिया और ना ही ज़मीन लिया, लेकिन अब जो लेना चाहता है उस ज़मीन को, वो क्या करेगा, उपायुक्त के पास उस ज़मीन का जितना वैल्यू है उतना पैसा उपायुक्त के पास दे दिया। अब उपायुक्त चाहेगा तो वो आदेश दे सकता है कि भाई उस ज़मीन पे कब्जा कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है, वह रैयत जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है क्षतिपूर्ति पाने के अतिरिक्त इस बात का अधिकारी होगा कि उसका लगान उसी अनुपात में घटा दिया जाए। अब जमीन घट जाएगी तो उसका लगान भी उसी अनुपात में घटना चाहिए, ये बातें कही गई हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन ये हो गया कि आप जो जमींदार हैं उसने भूमि को अधिग्रहित कर लिया, चाहे जिन कारणों से किया हो और जहाँ पर भी कंडीशंस लगा के किया हो, उपायुक्त का जो भी आदेश हो। अब भूमि उसके पास आने के बाद अगर वो 5 वर्षों के भीतर अगर भूमि जो अधिग्रहित किया है उसको अगर यूज़ नहीं करता है ना, तो वापस वो भूमि जो है वो हम दे देंगे, किसको, रैयत को दे देंगे, जिसे लिए थे उसको दे देंगे 5 वर्षों के भीतर अगर उस भूमि का उपयोग नहीं किया है तो ये जो 5 वर्ष 10 वर्ष वाला कंडीशंस है उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है कि जमींदार अगर किसी भूमि को किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपने पास लेता है तब का कंडीशन क्या है। ठीक है, उस कंडीशन में जो है वो भूमि वापस 5 वर्षों के बाद कर दिया जाएगा अगर उसने उसको आबाद नहीं किया तो। और एक था आपका जो बंजर भूमि था, बंजर भूमि के संबंध में हमने देखा था यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर भी 5 वर्ष है, 5 वर्ष है और वहाँ पर भी 5 वर्ष है। तो एसपीटी एक्ट में 5 वर्षों का बंजर भूमि को आबाद नहीं किया जाना कि यानी कि आबाद करने से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आंसर एसपीटी से रिलेटेड 5 वर्ष होंगे। ठीक है, 5 वर्ष होंगे।
तो ये धारा अध्याय 6 खत्म हो गया। अध्याय 7 जो है इसमें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया। तो अध्याय 7 से संबंधित जो अध्याय हैं याद रखिएगा, अध्याय 7। तो इसमें न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से होती है ये साफ साफ वर्णन किया गया है। इसमें धारा 54 में देखिए क्या है, प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। तो इसमें यही याद रखना है, इससे संबंधित जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगा कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकता है। अब यहाँ पर धारा 55 को देखिए, धारा 55 क्या कहता है, लगान वसूली के लिए रेतों के विरुद्ध उत्तरोत्तर मुकदमे, लगान जो वसूल कर रहे हैं उसके लिए, यदि लगान की वसूली हेतु किसी रेयत के विरुद्ध जमींदार ने कोई मुकदमा किया हो तो उसके विरुद्ध पहले मुकदमे की तिथि के 6 माह के भीतर लगान की वसूली के लिए दूसरा मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता है। ये प्रश्न हमने कहीं देखा था, ये साफ साफ यही सेंटेंस लिख रखा था और उसमें यहाँ खाली जगह दे दिया कि भाई कितने माह के भीतर दूसरा मुकदमा नहीं दायर कर सकता है। अब कोई रेत है, रेत से जो है लगान वसूल कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है, ठीक है। तो एक बार जो है मुकदमा कर दिया कि भाई रेत ने सही लगान नहीं दिया या फिर कम लगान दिया या फिर नहीं दिया, जो भी आपने मुकदमा किया, उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर मुकदमा करने के बाद फिर आप चाहते हैं, जमींदार ये चाहता है कि हम दूसरा अपील भी करें, ठीक है, दूसरा मुकदमा भी करें, लेकिन वो नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है, 6 माह तक नहीं कर सकता है, उसके बाद कर सकता है, 6 महीने के बाद वो कर सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट चलें। और ये याद रखिएगा, जब उपायुक्त किसी रेयत को ज़मीन दे रही थी तो यही आदमी होगा जो कृषि भूमि से किसी व्यक्ति को निष्कासित करेगा। उपायुक्त के बिना आदेश के हम किसी को भी निष्कासित नहीं कर सकते। अब आते हैं अपील। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला ध्यान रखिएगा। धारा 57 अध्याय 7 न्यायिक प्रक्रिया, इसका धारा 57 के अकॉर्डिंग हम लोग अपील करते हैं तो कौन क्या आदेश दिया है उसके विरुद्ध कहाँ जाएंगे। तो आपको एक बार बताया भी था कि देखिए सबसे पहले तो ब्लॉक वाला होता है, ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। ब्लॉक के बाद आपका क्या आ जाएगा, ब्लॉक के बाद फिर जिला आता है, जिला के बाद अनुमंडल आता है और अनुमंडल के ऊपर प्रमंडल आता है। तो इस तरीके वाले अधिकारियों में हम लोग करेंगे अपील, ये याद रखिएगा ये सिचुएशन। तो उसमें सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या दिया है कि उपायुक्त के अधिकार का प्रयोग करने वाले उप समाहर्ता, उप समाहर्ता हमारे सीओ साहब हो गए। तो यहाँ पर अगर उन्होंने कुछ आदेश दिया है तो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाएंगे, एसडीओ के पास जाएंगे, ओके। और जिसे इस संबंध में उपायुक्त ने अधिकार निहित किए गए हो, ठीक है, या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाएंगे या फिर उपायुक्त ने उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को अगर निहित कर दिया है तो उसके पास जाएंगे। यानी कि उस उप समाहर्ता वाला हम लोग चले जाते हैं कहाँ, अनुमंडल पदाधिकारी के पास। आगे फिर देखिए, यदि आदेश उपायुक्त के अधिकारों का प्रयोग करने वाले अनुमंडल पदाधिकारी देता है, अब मान लीजिए अनुमंडल पदाधिकारी ही आदेश दिया है तो हम किसके पास जाएंगे, तब हम लोग उपायुक्त के पास जाएंगे, ठीक है, तब हम लोग उपायुक्त के पास जाएंगे, उपायुक्त के पास जाएंगे, ठीक है, डीसी के पास जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, यदि आदेश उपायुक्त अथवा अवर उपायुक्त के द्वारा दिया गया है तो हम लोग किसके पास जाएंगे, आयुक्त के पास जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर आयुक्त के पास जाएंगे यानी कि कमिश्नर के पास जाएंगे, ठीक है। यदि आदेश आयुक्त द्वारा दिया गया हो तब भी किसके पास जाएंगे भाई, तो हम लोग के सबसे ऊपर में कौन है, राज्य सरकार है, तो हम राज्य सरकार के पास जाएंगे। तो याद रहेगा, उप समाहर्ता अगर दिया है तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास, अनुमंडल पदाधिकारी दिया है तो उपायुक्त के पास, अगर उपायुक्त दिया है तो आयुक्त के पास, आयुक्त अगर दिया है तो राज्य सरकार के पास। क्लियर है? ये कंडीशंस पूछता है तो इसको आप याद रखिएगा। अब इसमें मेरे ख्याल में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अध्याय 8 जिसको हम लोग परिसीमा बोलते हैं, लिमिटेशंस बोलते हैं। तो लिमिटेशंस होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो जो भी अधिकार दिए गए हैं उसका गलत फ़ायदा भी उठता है।
तो यहाँ पर परिसीमा का नियम देखिए 64 में लिखा गया है। इस अधिनियम के अधीन सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हो, इस अधिनियम के अन्यत्र परिसीमा हेतु कोई अवधि नहीं है, तो वाद हेतु प्रावधान के दिन से 1 वर्ष तक जमा होंगे। ठीक है, जो भी आवेदन है ना, जिस पे कोई निर्धारण नहीं किया गया है या फिर अन्यत्र कोई अवधि नहीं दी गई है, उसके बाद उसमें अगर आपने वाद विवाद करना है, अगर आपने मुकदमा किया है, तो प्रावधान के दिन से 1 वर्ष तक जमा होंगे। ठीक है, 1 वर्ष के अंदर आपको जमा करना होगा, ये लिमिटेशंस लगाया गया है। अब उसके बाद धारा 65 बेदखली के लिए मुकदमे के लिए परिसीमा लगाया है। अब धारा 14 में उल्लिखित जो रेत है, उसका बेदखली का आवेदन उस परिवाद के दुरुपयोग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर देना होगा, 2 वर्ष के अंदर देना होगा। मान लो कि रेत को यहाँ बेदखल कब किया जाएगा, ये लिखा हुआ था ना, तो अगर उसने भूमि का अनुप्रयोग किया है, तो सही तरीके से प्रयोग नहीं किया है ना, और उससे क्या हो रहा है, जमीन का ह्रास हो रहा है खेतीबाड़ी करने के लिए, तब रेत को बेदखल करने का प्रावधान किया गया था। तो अगर वहाँ पर बेदखल कर दिया जाता है रेत को, तो वह 2 वर्ष के अंदर जो है आवेदन दे सकता है कि भाई हमें इससे हटाया नहीं जाए, मेरे ऊपर जो मुकदमा दायर है उसको खारिज कर दिया जाए। इस तरीके से वो मुकदमा नहीं, यानी कि बेदखली से फिर से दखल कर दिया जाए, ये 2 वर्ष के अंदर करना होगा, उसको 2 वर्ष के अंदर करना होगा। ये लिमिटेशंस है, ये नहीं कि कभी भी आ गए, 10 साल बाद दिमाग खुला तो अभी गए, वैसा नहीं करना है। अगर अब लगान से संबंधित कोई वाद है, ठीक है, लगान से संबंधित कोई वाद है, तो यहाँ पर दिया है कि राज्य सरकार के द्वारा बकाया लगान वसूल करने के बाद जिस कृषि वर्ष के अंत में लगान बकाया है, वाद की समय सीमा उस वर्ष से 10 वर्ष तक होगी। ठीक है, 10 वर्ष तक होगी। आपने लास्ट जब भी लगान वसूले हैं, उसके बाद जब भी दिए हैं, उसके बाद जो है अगर उसमें मुकदमा दायर है, तो आप 10 वर्षों तक कोई भी मुकदमा दायर कर सकते हैं, 10 वर्षों तक। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, धारा 66। तो धारा 66 66 में क्या प्रावधान है, ये देखिए, लिमिटेशंस कहाँ से शुरू हुआ, 64 से शुरू हुआ था और 66 में ख़त्म हो रहा है ना। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें 2 कंडीशंस होंगे, उसको याद रखिएगा। अपील, आप अभी हमने देखा था ना, अपील हम लोग जो कर रहे थे किसके अकॉर्डिंग, अपील करने का जो अधिकार दिया था धारा 58 में, धारा 57 में, धारा 57 में जो अपील का अधिकार दिया था, अब उसके विरोध में अगर हम लोग अब करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर, हाँ, तो उसके लिए क्या परिसीमाएं हैं ये यहाँ पर देखना है। धारा 57, ओके, धारा 57 में हमने देखा था अपील कर सकते हैं अलग अलग अधिकारियों के पास। तो यहाँ कह रहा है कि धारा 57 के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण यानी कि जो व्यक्ति है या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आप हमेशा नहीं कर सकते, उसके लिए कंडीशन है, आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर कर सकते हैं। आदेश के तारीख से 90 दिनों के भीतर अपील आप कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर कि उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील या आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर कर सकते हैं। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं कि जो हायर अथॉरिटी है उसके लिए हायर दिन है, यानी कि ज़्यादा समय दिया गया है, 90 दिनों का बात कर रहा है, और जो उसे निम्नतर स्तर के अधिकारी हैं उनके पास कम दिनों के अंदर आपको अपील करना होगा फिर से, है ना, वो है 60 दिनों के अंदर। ठीक, एक 90 दिन है जो हायर अथॉरिटी के लिए है, 60 दिन है उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के लिए। तो एसपीटी एक्ट यहाँ पर लगभग ख़त्म हो रहा है दोस्तों। ये अध्याय 9 जो है लास्ट हम लोग देखेंगे, अध्याय 9 ही यहाँ पर लास्ट है। इसमें हमने बताया था कि टोटल 9 अध्याय हैं और हमारा 72 धाराएं हैं, 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। तो ये लास्ट अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 2-3 ही देखेंगे हम लोग, 1 से 2 देखेंगे। पहला है अर्थदंड, जो कि धारा 67 में लिखा गया है, ये 67 से 72 में ख़त्म हो जाता है।
ठीक है। तो अर्थदंड जो है हम कब देते हैं, तो कोई व्यक्ति 200 रुपया जुर्माना तथा अपराध जारी रहने की दिशा में प्रतिदिन 5 रुपया तक जुर्माना का भागी होगा। अब यहाँ कोई व्यक्ति से मतलब क्या क्या है, एक हो गया जमींदार और दूसरा हो गया रैयत, ठीक है, रैयत। ये लोग अगर सही तरीके से काम नहीं करता है और उसमें जुर्माना लगाना है तो ये 200 रुपया का जुर्माना होगा, या फिर प्रतिदिन जो है 5 रुपये का जुर्माना हम लोग लगा सकते हैं अगर वह अपराध जारी करके रखा है। तो अपराध किस प्रकार का अपराध होता है, पहला चीज़ तो जमींदार मैंने बताया, तो जमींदारों के अंतर्गत जो भी अधिकार है जैसे बांध, आहार, धारा, डैम, नाला, तालाब, इन सभी का रखरखाव करना उसका काम है। अगर उसने उसमें चूक की तो उसको जो है हम लोग दंड दे सकते हैं। दंड कौन देगा, उपायुक्त वगैरह ही देगा। फिर दूसरा है अगर जो भी प्रथा यहाँ पर जमींदार के लिए रखा गया है उसमें उसको पालन करने में वो चूकता है तब दिया जाएगा। फिर अगर कोई भूमि है जो चारागाह के लिए है, सिंचाई का नहर है, जलाशय है ना, इन सभी का मरम्मत करने से वो चूकता है तब भी उसको अर्थदंड देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 200 रुपया या फिर प्रतिदिन 5 रुपया उसको देना पड़ेगा अगर वो अपराध जारी रखता है तो उसके कई सारे कंडीशंस लिखे गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आना नहीं है, लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा कितना अर्थदंड दिया जाता है। अच्छा, तो ये सभी जो यहाँ पर लिखा है जितना भी जमींदार का काम था ना, जैसे अगर प्रतियां देना था लगान का, ठीक है, ये सभी, उसके बाद फिर पट्टा जो किया जाता है उसका भी उसको प्रतिवेदन देना था, ग्राम प्रधान को जो है सारे दस्तावेज देने थे। इन सभी में अगर जो भी काम उनके इस एक्ट के जरिए दिया गया है अगर उसमें वो चूकता है तो उसको 200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा या फिर प्रतिदिन 5 रुपया देना पड़ेगा। और रैयत का भी जो काम है, जैसे रैयत का काम क्या है, जमींदारों को सहायता करना, चाहे जो भी जलाशय बना रहा है, सिंचाई नाला बना रहा है, गांव का रास्ता बना रहा है, तो उसमें रैयत भी सहायता करेगा तभी तो सारा चीज़ संभव है। तो उस कंडीशन में रैयत को भी जुर्माना मतलब देना पड़ेगा। अभिलिखित गांव के रास्ते, पड़ाव भूमि या चारागाह का अगर उसने अतिक्रमण कर दिया, उसके अधिकार क्षेत्र में जो भूमि दी गई है उसका हस्तांतरण कर दिया, गांव से कोई पेड़ काट लिया, ऐसे ही है ना, गांव के जंगल का प्रयोग किसी विधि के विपरीत करता है, तो इन सभी कंडीशंस में जो है हम रैयत को दंड देंगे 200 रुपया या फिर प्रतिदिन 5 रुपया। अब आगे आते हैं, ये सभी खत्म हो गया है, इसमें और ज़्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। धारा 71 देख लीजिए, इसमें पहले भी हम लोग इस टाइप से पढ़ चुके हैं कि नियम बनाने का अधिकार किसको होगा, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। अगर यहाँ एसपीटी एक्ट में जो प्रावधान लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है तो राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी कि उसको प्रभावी बनाया जाए, ठीक है, उसके लिए कुछ भी वो नियम बना सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो एसपीटी एक्ट है वो पूरा समाप्त हो गया है। ओके, आपके लिए तो हमने क्वेश्चन सेट भी ले आया था, तो पूर्णतः यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो गया। एसपीटी एक्ट में 9 धाराएं हैं और 9 अध्याय है और 72 धाराएं हैं, इन सभी का पूर्ण विवरण आपको दे दिया गया है। तो अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तो अभी प्रैक्टिस सेट फिर से लाऊंगा। ये मुझे इसमें देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल आसान है, तो फिर मैंने इसको पढ़ाया है। ओके, नेक्स्ट डे से हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट में क्या क्या आ सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।